चलिए मॉलिक्यूलरिटी कल हमने देखा था। मॉलिक्यूलरिटी के बाद हम आज देखने वाले हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। राइट, हमने पीछे पढ़ा है, अभी हम कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते आ रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हमने सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। राइट, अभी बाकी जो बच गया था उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, आपको मैंने पीछे 4 ही लिखवाए थे कि 4 फैक्टर्स आपको पढ़ना है सिलेबस के अंदर, लेकिन एक सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट कैसे होता है, उसमें कौन सा क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए। राइट, तो चलिए देखते हैं। पहला कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड की बात करें दैट इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, फोर्थ की बात करें फोर्थ इज कैटलिस्ट, और फिफ्थ की बात करें दैट इज टेम्परेचर। तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, अगर उसकी रेट लिखने की बात आती है कॉन्सेंट्रेशन में तो कैसे लिखते थे हमने पीछे देखा है, रेट R इज इक्वल टू K ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज A इज कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर N, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। राइट, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, फिर से सुनिए, कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन जनरली लिखा है मैंने ब्रैकेट में, क्योंकि 95% केसेस में ऐसा होता है। कुछ 5% ऐसे केसेस हैं जिसमें नहीं भी होता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होता है, लेकिन बेसिकली आप देखोगे कि क्या होता है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा रेट भी इंक्रीज करता है। ठीक है, दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करें। अब देखो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब किसी भी रिएक्टेंट का नेचर कैसा है। ठीक है, वो किस तरीके का है ना। तो नेचर कैसा होता है रिएक्टेंट का, सॉलिड, लिक्विड या गैस। अगर हम फेजेस की बात करें कि कौन कौन से फेज होते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट के, फेजेस कौन से होते हैं, तो 3 फेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। राइट, अब एक चीज बताइए, सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, सोचो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा। ठीक है, किसी भी अगर हम बात करें फेजेस, अगर सॉलिड को लिया, सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लिक्विड की बात करें, सॉलिड की कंपैरिजन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सॉलिड से ज़्यादा होगा। राइट, और अगर गैस की बात करें तो गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो इसका बहुत कम होता है, इट मीन्स व्हाट, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड ज़्यादा होगा, यही होगा ना। अगर हम बात करें गैस का तो गैस हैज़ मोर रेट ऑफ रिएक्शन देन लिक्विड एंड सॉलिड। राइट, यही होगा। चलिए, अब यहाँ पे तो ये हो गया कि हाँ भाई, अगर हम बात करें गैस का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लिक्विड और सॉलिड से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये तो फेजेस की बात हो गई। ठीक है, कि अब हमें कैसा फेज लेना है, क्योंकि देखो ये इसलिए होता है क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जब आप करते हो इन चीज़ों को तो हमें पता हो जाए कि हम गैस का लेंगे क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इसमें क्या होगा, इसका रिएक्शन बहुत, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया नेचर। नेचर में ये पहला फेजेस है। दूसरा हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। अगर नेचर की बात करें, देखो केमिकल रिएक्शन में होमोजीनस और हेट्रोजीनस होता है, ये आप पढ़ते आ रहे हो 9th क्लास से। होमोजीनस मतलब कोई सेम चीज़, राइट, हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिक्स है उसके अंदर, यही होता है ना नॉर्मल भाषा में बात करें तो मैंने यहाँ लिखा है होमोजीनस का रेट ऑफ रिएक्शन मोर होता है। अब एक चीज़ बताओ, होमो के अंदर क्या होगा, गैस गैस फेजेस होगा, लिक्विड लिक्विड फेजेस होगा। राइट, वो होमो का, हेट्रो के अंदर क्या होगा, एक गैस होगा एक लिक्विड होगा, है ना, डिफरेंट। तो जिसमें सेम होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, और जिसका अलग अलग लोगे अगर आप दो चीज़ तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा। नॉर्मल से सोच के देखो, इसमें कोई फंडा नहीं है, इसमें बस सेम सही सी बात है कि अगर मान लो कि अगर हम कोई दो एक चीज़ ले रहे हैं, हमने गैस गैस लिया, नेचर सेम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अच्छा है, नेचर डिफरेंट है रेट ऑफ रिएक्शन कम है। राइट, तो यही होता है। तो बात करें कि अगर हम पूरा ओवरऑल की बात करें, अभी हमने फेजेस देखा, अभी हमने क्या देखा, केमिकल रिएक्शन देखा, तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो क्या है, गैस फेज होमोजीनस केमिकल रिएक्शन रेट इज वेरी गुड कॉम्बो। गैस गैस हमें कहाँ से मिला, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, और यहाँ होमो, तो गैस फेज होमोजीनस केमिकल रिएक्शन हुआ, ये कंबाइंड वर्ड बना, तो उसका जो रेट है इज़ अ वेरी गुड कॉम्बो, बहुत अच्छा कॉम्बो है। तो कभी भी इंडस्ट्री में हमें ये चीज़ें पता है कि नहीं, गैस फेज अगर हम लेते हैं होमोजीनस केमिकल रिएक्शन तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छा होगा। राइट, तो ये हमें पता होना चाहिए। थर्ड, केमिकल नेचर की बात करते हैं कि केमिकल नेचर इसी का पॉइंट है, अभी नेचर की ही बात कर रहे हैं। अभी हमने केमिकल रिएक्शन देखा, हमने फेजेस देखा, अब हम बात करें केमिकल नेचर कैसा होता है इसका। ठीक है, तो कहते हैं इफ एनी कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन दे कांट रिएक्ट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज लेस।
राइट। अब ये देखिए इसका क्या मतलब है, कहता है कोई भी ऐसा कंपाउंड, ठीक है, वो मोर स्टेबल है देन दे कांट रिएक्ट, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा इसका, लेस होगा। तो जितना स्टेबल होगा कंपाउंड उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। जैसे नोबेल गैसेस, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। तो ये केमिकल नेचर होता है इनका। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, केमिकल स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझ आ रहा है, मतलब जितने भी स्टेबल होंगे उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। इसलिए स्टेबल कंपाउंड हम बेसिकली नहीं लेते क्योंकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होता है। तो ये हमें नेचर समझ आ गया केमिकल रिएक्शन का, किस तरीके से नेचर होता है जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट का। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट तुम बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। चलिए एक नॉर्मल फंडे एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे मान लो चौक है, ठीक है, अब चौक को सीधे पानी में डाल दो, ठीक है, और चौक को तोड़ के डाल दो या पाउडर बना के डाल दो, तो डिजोल्व कौन होगा, पहले पाउडर वाला फॉर्म होगा। या एक कैप्सूल है, चौक को छोड़ दीजिए, एक मेडिसिन है हमारे पास, फार्मा की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, एक मेडिसिन है, मेडिसिन को नॉर्मल गोल डाल दो पानी के अंदर और पूरा चूड़ा बना के मेडिसिन को डाल दो, एक टैबलेट को, तो डिजोल्व पहले कौन होगा, जिसको चूड़ा बनाया है आपने। क्या वो गोल सीधा डालोगे तो क्या वो होगा, नहीं होगा। जो चूड़ा बनाया है, जो पाउडर फॉर्म बनाया है वो जल्दी होता है। मतलब पाउडर बनाया मतलब व्हाट, सरफेस एरिया बढ़ गया उसका, राइट। लेकिन अगर सिंपल डालोगे सीधे तो उसका सरफेस एरिया कम होता है। तो मतलब हमने सरफेस एरिया बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वो बहुत जल्दी जाके डिजोल्व हो गया, है ना। तो यही होता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। आई होप ये क्लियर होगा तुम लोगों को क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, समझ आ रहा होगा। तो मतलब हम सरफेस बढ़ाएंगे सरफेस एरिया किसी भी रिएक्टेंट का तो हमें ये पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। इसको पढ़ाने का देखो पर्पस यही है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके का रिएक्टेंट लें, ठीक है। तो हमेशा इंडस्ट्री में क्या होता है, पाउडर फॉर्म ही यूज़ करते हैं ये लोग कभी भी सीधे नहीं डालेंगे, हर चीज़ को पहले पाउडर बना लेंगे उसके बाद ही रेट ऑफ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए ये जानना जरूरी होता है कि हम पाउडर फॉर्म क्यों लेते हैं, हम सॉलिड फॉर्म क्यों लेते हैं। घर में भी नॉर्मल करके देखना, आपको पता चल जाएगा कौन पहले डिजोल्व होता है। फोर्थ कैटलिस्ट की बात है। वो कैटलिस्ट क्या होता है ना, कैटलिस्ट का काम ही होता है किसी चीज़ को फास्ट कर देना। जनरल में अगर हम बात करें कैटलिस्ट मतलब अगर हमने कैटलिस्ट लगाया तो क्या होगा, हमारा माइंड भी उस तरीके से वो चीज़ें बहुत फास्ट होने लगती है। जैसे कहता है कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। जैसे जैसे कैटलिस्ट डिक्रीज होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ईए बोलते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पीछे 11th क्लास में। ईए दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी को बेसिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। तो एक्टिवेशन एनर्जी कहता है कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। नॉर्मल सोचो, एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। अगर आपने चाय बनानी है, चाय में आपने क्या किया, एक पैन लिया, पैन बर्तन में आपने पानी डाला, दूध डाला, ठीक है, मिल्क वाटर, उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी और नॉर्मल उसको रख दो आप रूम टेम्परेचर पे, किचन में ऐसे ही रख दो। क्या चाय बन जाएगी, नहीं बनेगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें गैस पे डालना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, ठीक है, उबाल आता है, तब वो चाय बन के तैयार होती है। मतलब यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है, गैस, हीट, है ना, यही है ना कैटलिस्ट। वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन में भी होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में भी कैटलिस्ट हमें देना पड़ता है कि क्या उसकी जो बाउंड्रीज है, राइट। अगर मान लो कोई चीज़, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ जाना है, बीच में इसकी इतनी बड़ी बाउंड्रीज है, इसको यहाँ से होके यहाँ जाना है, तो इतनी बड़ी बाउंड्रीज है तो क्या होगा, यहाँ पे सारे लोग तो नहीं जा पाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे एक एक करके, ठीक है। एक बार लेकिन क्या होता है, हम जब कैटलिस्ट लगाते हैं तो इसकी बाउंड्री कम हो जाती है, इससे क्या होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इधर से उधर जा पाते हैं। तो इसीलिए कहता है कि कैटलिस्ट डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, कहते हैं दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी की डिफिनीशन है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो समझ आया कैटलिस्ट क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट है टेम्परेचर। कहता है कि टेम्परेचर क्या, इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ये नॉर्मल सी बात है, अगर टेम्परेचर को हीट, अगर गैस पे मैंने क्या बोला, चाय को अगर आप हीट तेज करोगे फ्लेम तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है।
तो नॉर्मल सा बात है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जो मैंने आपको अभी बता दिया, और आपका फैक्टर अफेक्टिंग खत्म हो गया। देखिए ये ना अर्हेनिस ने इक्वेशन दिया था टेम्परेचर में, अभी आपके सिलेबस में रिड्यूस हो गया, आपको अर्हेनिस इक्वेशन नहीं पढ़ना है, लेकिन टेम्परेचर में ही आगे चलता है अर्हेनिस इक्वेशन। तो ये इस बार के एग्जाम में 2021 के एग्जाम में आपका ये पोर्शन डिलीट हो गया, राइट। नहीं तो हम अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ते हैं इसके बाद, तो उसमें टेम्परेचर के बारे में पूरा डिटेल बताया गया, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे अर्हेनियस, उन्होंने इक्वेशन दिया था टेम्परेचर के ऊपर, तो ये फैक्टर हट गया। लेकिन फिर भी आप पे पता होना चाहिए कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होता है। तो ये था बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जो आज होता है ख़त्म, ठीक है। अब चलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक, कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।